सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ये ज्ञान अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्रों, यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है, इसलिए ज्ञान का दान करने में संकोच मत करिए और हमें अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। दोस्तों, हम आप तक आयुर्वेद की पूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे, भगवान महात्मा बुद्ध के विचार पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको मित्रों कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ मित्रों, लाइक करना मत भूलिए। वहीं छोटी सी बटन होगी, इसे तुरंत दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को जानते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी गाय को रस्सी से बांधकर जंगल की ओर ले जा रहा था। तभी वहां से बुद्ध निकले। बुद्ध ने गाय चराने वाले को देखा तो वहां बड़ा मजेदार दृश्य था। चरवाहा उस गाय को जंगल की ओर ले जाने की कोशिश करता और गाय थी कि उल्टी ओर भाग पड़ती। चरवाहा कभी गाय की रस्सी खींचता और कभी गाय को मारता। बुद्ध वहीं खड़े होकर देखने लगे कि गाय है, चरवाहा है, रस्सी भी है, लेकिन तीनों में तारतम्य एकदम नहीं है, तालमेल एकदम नहीं है। बुद्ध जब यही सोच रहे थे, तभी वहां से उसी गांव के बहुत से लोग निकले और वह भी गाय तथा चरवाहे के बीच की कसमकस देखने लगे। बुद्ध ने गांव के लोगों से पूछा, यह गाय इस चरवाहे के साथ क्यों है? लोगों ने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, साफ बात है कि गाय इस चरवाहे के साथ बंधी है। बुद्ध ने पूछा कि तब फिर यह गाय चरवाहे के साथ क्यों नहीं है? अगर गाय भाग जाए जैसा कि वह कर रही है, तो फिर चरवाहा उसके पीछे भागेगा कि नहीं, जैसे कि वह भाग रहा है। उन लोगों ने कहा कि चरवाहे को तो गाय के पीछे भागना ही पड़ेगा। बुद्ध ने समझाया, देखो, गाय के गले में जो रस्सी है वह बहुत साफ दिखाई दे रही है, वह दृश्य रस्सी है। चरवाहे से गाय एक दृश्य बंधन से बंधी है, लेकिन चरवाहा भी एक अदृश्य बंधन से बंधा है, गाय से। इसीलिए वह गाय को छोड़ नहीं सकता। हम सब इसी प्रकार बंधे हैं, कोई दृश्य बंधन से तो कोई अदृश्य बंधन से। हम ऐसे ही बंधनों के दास हैं। मुक्ति का उद्देश्य ऐसे बंधनों से मुक्त होना होता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की जानकारी है। शुगर, जैसे कि दोस्तों जानते हैं, शुगर एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा है। आज हमारे युवा बंधु इस शुगर की चपेट में आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की चपेट में आ रहे हैं, और शुगर तो ऐसे फैल रहा है जैसे नॉर्मल जुकाम बुखार होता है। आज 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पे थोड़ा सा पहले प्रकाश डालते हैं, शुगर होने का क्या कारण है। दोस्तों, शुगर होने के एक कारण नहीं है। आयुर्वेद कुछ कहता है और दोस्तों रिसर्च कुछ कहता है, अनुभव कुछ कहता है। तो दोस्तों, आज हम इस पे प्रकाश डालेंगे किन किन कारणों से शुगर होता है और आयुर्वेद कहता है, और जो हमारे सामने रिजल्ट निकल के आया ये क्या कहता है। क्योंकि जब तक हम दोस्तों कारण को नहीं समझते हैं, निवारण आसान नहीं होता है। तो चलिए छोटे मोटे कुछ कारणों पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद कहता है, जब हमारा खान पान डिस्टर्ब हो जाता है,
दोस्तों हमारा खान पान डिस्टर्ब हो जाता है, तभी हमारे शरीर में कोई विकार होता है। दोस्तों ये कैसे डिस्टर्ब होता है? दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में जुड़े हैं। जब भी आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ दोस्तों ये हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाए जाते हैं, जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उसे हमें नहीं खाना है। दोस्तों आयुर्वेद हमारा यही कहता है कि हम 100% बीमार तभी पड़ते हैं जब हमारे शरीर का ये 3 संतुलन बिगड़ जाता है। 3 संतुलन, जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होते हैं। शरीर का जब कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% हम बीमार यही होते हैं। अब हमें यहीं पे ये ध्यान देना है, ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजें कौन सी हैं जो हमें नहीं खाना है। दोस्तों चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की जितनी चीजें हैं, ठंडा पेय पदार्थ, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल या फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। हमें सारी चीजें रूम टेम्परेचर के लेना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। इसको आज से अभी से आप त्याग दीजिए। इनको जैसे ही आप छोड़ देंगे दोस्तों आपका शरीर अपने आप सारी बीमारियों को ठीक कर लेगा। दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी चीज, ठंडी वस्तु खाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, वो हमारे शरीर में जाकर के हमारे किसी न किसी आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। और हमारे शरीर में दो विपरीत चीजें नहीं रह सकती, जैसे ठंडा और गर्म नहीं रह सकता है। तो आपका शरीर क्या करता है, ये ठंडी वस्तु को अपने टेम्परेचर के बराबर लाता है, तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ठंडी वस्तु नहीं लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, सब नॉर्मल प्रयोग करना चाहिए। तो ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं लेना है। अब जब हम तली भुनी चीजें खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाते हैं या बाहर की चीजें खाते हैं, तो दोस्तों वो ठीक से पच नहीं पाते। तो जो खाना आपका पचेगा नहीं तो क्या होगा, पेट में जाएगा, खाना ठीक से नहीं पचेगा तो गैस होगी, कब्ज होगी, एसिडिटी होगी। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी हो जाती, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। और आयुर्वेद यही कहता है, जब हमारे रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तो यही रक्त की अम्लता धीरे धीरे रक्त में जमा होता है और आगे जाके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर यानी बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि जो गैस, एसिडिटी, कब्ज को बनाने वाली चीजें हैं, जैसे हमने कहा, उसे आपको नहीं लेना है। आपको अपना पेट साफ रखना है। जब आपका पेट हमेशा साफ रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होना है। अब जब रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है तो रक्त की अम्लता को दूर करने वाली क्षारीय चीजें यानी अल्काइन चीजें हमें खाना चाहिए। तो हमें वैसे भी अपने खाने में कुछ अल्काइन प्रोडक्ट प्रयोग करना चाहिए, क्षारीय चीजों का सेवन करना चाहिए। क्षारीय चीजें कौन है, जैसे दोस्तों लौकी है, पुदीना है, अदरक है, ये जितनी हरी साग सब्जियां होती सब क्षारीय होती है। इनका हमें अपने डेली रूटीन में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया। और दोस्तों जो आज का रिसर्च कहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको गैस, ब्लड शुगर है, तो डॉक्टर आपकी जांच करता है, बताता है ब्लड शुगर इतना हो गया है। तो ब्लड शुगर जब आपका इतना हो गया तो आपको दवा दे देते, बस आप डॉक्टर के पास आते जाते रहते हैं। ये कभी पूछने का प्रयास नहीं करते ब्लड शुगर होता क्यों है। आप कारण समझिए, निवारण को हटा दीजिए। और दोस्तों जो अगला कारण है, आज की लाइफ स्टाइल, ना तो हमारा खाने का समय है, ना तो हमारा सोने का समय है, ना तो हमारा जागने का समय है। तो दोस्तों अगर आपको ब्लड शुगर से बचना है तो सबसे पहले आपको प्रकृति नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के हिसाब से खाना खाना है, प्रकृति के हिसाब से आपको सोना है, प्रकृति के हिसाब से आपको जागना पड़ेगा। इसके क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों खाना खाने के नियम,
खाना खाने का नियम का बहुत अहम रोल है, आपको इसका पालन करना होगा। जैसे आपको समय से खाना खाना है, आपको कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, इसे आप ध्यान देना होगा। इसको दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कारण को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आप सूर्य डूबने के बाद ना खाने का प्रयास करिए। आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेना है, अगर आपको स्वस्थ निरोग रहना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों, जब सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप एक हैवी डाइट ले सकते हैं, अच्छा सा नाश्ता ले लीजिए, जिस नाश्ते में सभी तरह के पोषक तत्व हो, सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन हो। तो दोस्तों, जब आप अच्छा सा नाश्ता कर लेंगे, हैवी डाइट कर लेंगे, नाश्ता ले लेंगे, तो दोस्तों आपको उसे पचाने में 3 से 4 घंटे लगेगा। अब मान लीजिए नाश्ता आपने सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे ले लिया, अब इसे पचाने में आपको 6 3 9 9 10 बज गया। अब 9 10 बजे आपको खाना नहीं है, चूंकि आपको 10 से 11 बजे सोने जाना है, तो आपको खाना रात में नहीं खाना है। अब आपको सोते समय अगर प्यास लगे तो गुनगुना पानी पी सकते हैं, या 1 गिलास शुद्ध गाय का दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध लेने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। तो रात का खाना आप स्किप कर दीजिए। आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो रात में आप 7 से 8 बजे खाने का प्रयास करिए। 8 बजे के बाद बिल्कुल मत खाइए, और फिर 10 से 11 बजे तक आपको लेटेस्ट सो जाना है। फिर रात का खाना अगर आप 7 से 8 के बीच में खा रहे हैं तो हल्का खाना खाइए, एक रोटी से ज्यादा आपकी नहीं होना चाहिए। अब इसके साथ एक रोटी के साथ आप दाल ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, सब्जी साग जो भी हो, एक रोटी भूख मिटाने के लिए खाना है। एक खाने का ध्यान सबसे ज्यादा देना है। दिन में जब भी आप खाना खाएं दोस्तों, आपको बैठ के चबा चबा के खाना खाना है। आप खाना हमेशा भूख से 40% कम खाइए, 60% खाना खाइए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए, आपका खाना 70% नेचुरल होना चाहिए, 70% सजीव होना चाहिए। आपके खाने में हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां जरूर हों। ताजे फलों का सेवन करिए, बीन्स का सेवन करिए, कुछ ड्राई फ्रूट का सेवन करिए। ये आप अपने पाचन तंत्र के हिसाब से आप इनका सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप समझ गए क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। अब उसके बाद दोस्तों, आपकी भागम भाग जो दौड़ है, चिंता डिप्रेशन है, आपको चिंता मुक्त रहना पड़ेगा, डिप्रेशन को दूर करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है ये आज की आपको चिंता। चिंता कर करके आप रात में नहीं सोते हैं। और दोस्तों, अगला जो कारण है आपकी लाइफ स्टाइल, डिजिटल युग। दोस्तों, इसे डिजिटल युग से थोड़ा दूरी बनाइए। कितने लोग हैं रात में ऐसे लेटे रहते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। तो दोस्तों, रात 8 बजे के बाद आप अपना मोबाइल ऑफ करके या साइलेंट पे करके आप रख दीजिए। 8 बजे के बाद मोबाइल बिल्कुल मत चलाइए। किसी भी कीमत पर आप 10 बजे तक सो जाइए। आप जब 10 बजे तक सो जाएंगे तो आज सुबह उठ जाना है, तो सुबह आप 5 बजे किसी भी कीमत पर उठिए। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। हो सके तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर नींबू पानी पीना है तो इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बना के पीना। पीने के बाद फ्रेश होइए। अब आपको डेली रूटीन में ये 2 घंटा जरूर करना है। ये 2 घंटे 5 बजे आप अपना घर छोड़ देंगे, 5 बजे से 7 बजे अब इसमें आपको मॉर्निंग वॉक, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आप आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। अब इसमें आप तेज दौड़िए और फ्लो चलिए, जैसे भी चलिए, इसे आधे घंटे में आपको कवर करना है। अपने शारीरिक कार्य क्षमता के अनुसार किस उम्र में आप हैं उसी हिसाब से आप तेज चलिए, दौड़िए। और दोस्तों, हो सके तो आप नंगे पांव, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी या हरी घास पर जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इसको दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स है। दोस्तों, जब आप मिट्टी पर नंगे पांव चलते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ है, एक कंकड़ आपके पैर में जब चुभते हैं तो कुप्रेशर का काम होता है। और ओफ की बूंदें जब आपके पैर में लगती है, उसकी बूंदें पैर में जब लगती है तो दोस्तों इससे आपके शरीर हरा भरा दिखता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। अभी 5 से 6 किलोमीटर का जब आपका मॉर्निंग वॉक हो जाए तो बैठ के वहीं 2 योगा करना। पहला दोस्तों अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, इसे 25 से 30 मिनट करना है। और दूसरा योगा है दोस्तों आपको कपाल भात। कपाल भात 15 से 20 मिनट आपको डेली करना है। ये 2 योगा करिए। ये 2 योगा के बाद वहीं बैठ के कुछ शीर्षासन करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए। ये आपको 2 घंटे
घंटे बिताना है। अब दोस्तों जब आप 2 घंटे प्रकृति में रहेंगे, इस समय सूर्य की किरण भी निकल चुकी है और सूर्य की किरणों में दोस्तों विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपके शरीर को वज्र बना देता है। हमारे शरीर में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होती है अगर हम उगते हुए सूरज के सामने रोज आधे घंटे बैठें। तो दोस्तों आपको वहीं पे बैठना है। अब जब सारे योगा एक्सरसाइज हो जाए तो लास्ट में आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। ये मेडिटेशन आप जरूर करिए, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। दोस्तों ये आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपके शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसे आप हमेशा एक्टिव रखिए, इसे सकारात्मक सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप कभी बीमार नहीं। अब इतनी प्रक्रिया अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आप वैसे भी स्वस्थ निरोग हमेशा बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब वो तरीका जानते हैं, कौन से 4 तरीके हैं जिन्हें अपना करके आप डायबिटीज को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं। जड़ से कर पहला तरीका है दोस्तों, आपको 16 घंटे का उपवास करना है। इस 16 घंटे का उपवास कैसे करना उसे बताते हैं। इसके पहले जान लेते हैं उपवास का हमारे शरीर पर क्या फर्क है, क्या महत्व है। दोस्तों उपवास हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमको स्वस्थ निरोग रहना है तो हमें उपवास जरूर करना चाहिए। आप अपने शरीर के, आपके शरीर कैसे है, किस बात प्रवृत्ति की है, जरूरी नहीं है सब। किसी का कफ प्रवृत्त शरीर होता है, किसी का पित्त प्रवृत्त होता है। दोस्तों जिसका शरीर पित्त प्रवृत्त का होता है उसे हमेशा भूख लगती है। तो उन्हें जब अगर उपवास करना है तो दिन में कुछ ना कुछ लिक्विड या फल फूल खाते रहेंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे वो बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने दोस्तों धर्म से जोड़ दिया था उपवास को। कोई साल भर में रहता था, कोई 6 महीने में, कुछ त्योहार ऐसे पड़ते थे, कुछ त्योहार ऐसे पड़ते थे जो महीने में आते थे, तो उससे जोड़ दिया गया था। लोग उसी बहाना उपवास रहेंगे, उनका शरीर स्वस्थ व निरोग रहेगा। तो दोस्तों हफ्ते में एक दिन अगर उपवास आप कर सकते हैं तो उपवास करिए, नहीं तो इस 16 घंटे के यहाँ पे आपको फास्टिंग करना है। तो दोस्तों 16 घंटे का उपवास कैसे करना चलिए जानते हैं। इसके लिए हम सुबह से प्रयास करते हैं, शाम से शुरू करते हैं। तो आपको शाम को 10 से 11 बजे सोना है, आपको 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद जैसे हमने पहले बताया, आप योगा मॉर्निंग वॉक करके वापस आएंगे कितने बजे, 7 बजे। 7 बजे आप वापस जब घर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, एक जूस लेना है। जूस क्या है दोस्तों, वो है सफेद कद्दू का जूस। आपको लेना है सफेद कद्दू का जूस। नहीं सफेद कद्दू का जूस मिल रहा है जिसे हम दोस्तों सफेद कद्दू कहते हैं या पेठा वाला कद्दू कहते हैं इसे, अगर ये नहीं मिल रहा तो आपको लौकी का जूस लेना है। अब आपको लौकी कितना लेना है, 250 ग्राम से 300 ग्राम लौकी लेना है या सफेद कद्दू लेना है। अब उसी के साथ में आपको 8-10 से पुदीना की पत्ती लेना है, 8 से 10 तुलसी की पत्ती लेना है। अब इसको डाल करके आपको जूस निकाल लेना है। ये डाल के बाद आपका जूस रेडी हो गया। अब आपको 7 बजे इसी जूस को पीना है, 7 बजे, 7:30 बजे, जैसे आपके पास समय हो इस जूस को पीना है। बस जूस पीने के बाद एक सावधानी बरतना है, 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब 3 घंटे के बाद क्या करना है, बज गया 10। मान लीजिए आपने जूस, एग्जाम्पल के तौर पे जूस आपने 7 बजे लिया, अब 10 बज गया। अब 10 से 11 बजे के बीच में आपको खाना खाना है। आप जो खाना खाना चाहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये अनाज वाला आपको खाना लेना है। जो भी आप खाना खाना चाहें आप भर पेट अपना खाना खा सकते हैं। तो आप जब खाना खा लेंगे दोस्तों, खाना खाने में, इस खाने को पचाने में कितना समय लगेगा, इस खाने को पचाने में 7 से 8 घंटे लगता है, तब ये खाना पूर्ण रूप से पचता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने 10 बजे खाना खाया, अब 7 से 8 घंटा यानी 4-5 बजे तक ये खाना पचेगा, 5 बजे तक एक खाना पचेगा। अब इस बीच में अगर आपको भूख लगती है तो इसमें फलों का जूस ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन खाने में कोई चीज नहीं होगी। सिर्फ नींबू पानी आप ले सकते हैं, फलों का रस आप ले सकते हैं, गुनगुना पानी ले सकते हैं, बस इसी चीज को लेना है। इस बीच में आपको खाना होना कुछ नहीं खाना है। अब दोस्तों हो गया 5 से 6 बजे, अब आपको खूब भूख लगेगी, क्योंकि सूर्यास्त होने के आधे घंटे पहले हमको खूब भूख लगती है, हमारा जठर तेज होता है। तो दोस्तों इस समय आपको जब भूख लगती है तो आपको क्या करना है, आपको एक सलाद खाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक सलाद लेना है। सलाद में क्या होगा,
सलाद में आपको लेना है दोस्तों गाजर का सलाद। गाजर, कुछ चीजें हम बता रहे हैं इसका सलाद लेना है, लेकिन सलाद खाने के उसके पहले हमें उसूल जान लेना है सलाद के क्या क्या उसूल होते हैं। सलाद खाने के दोस्तों ये नियम है, सलाद हमें जब भी खाएं दिन में खाएं, सलाद हमें रात में नहीं खाना है। सलाद हमें रात में नहीं खाना, सलाद हमें दिन में खाना है, यानी सूर्य डूबने के पहले। सलाद हमारा जितना वेट है, वेट का 5% हमें खाना चाहिए। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद, आपका वेट 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद हमें खाना के साथ नहीं खाना चाहिए, सलाद हमें खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जिस समय हम सलाद खाएं उस समय हम खाना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ हमें सलाद ही खाना चाहिए। अब आप समझ गए सलाद खाने के नियम को। अब चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी। सलाद में आपका होगा गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की पत्ती लेना है कटी हुई 2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर लेना है 2 चुटकी, सेंधा नमक आपको स्वादानुसार सेंधा नमक या काला नमक आप डालिए दोस्तों। ये सारी चीजें आप अपने वेट के अनुसार काट के एक प्लेट में रख लीजिए। इन्हीं सारी चीजों को आपको सलाद में खाना है, ये सलाद जरूर खाना है। इस सलाद में जो चीजें पड़ी हैं वो सब अल्काइन है, वो क्षारी चीजें हैं, आपके ब्लड शुगर को एकदम दोस्तों खत्म कर देंगे, यानी कम कर देंगे। आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है, सिर्फ तरीका अपनाना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको सलाद के तौर पे खाना है। अगर ये सारी चीजें एक साथ ऐसे नहीं खा पा रहे तो इस सारी चीजों का आप जूस निकाल लीजिए। अब जूस निकालने के बाद ये जूस आपको पी लेना है। बस जूस पीने में भी वही सावधानी है, 1 घंटे पहले और 2 घंटे 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं। अब जैसे ये जूस आपने पिया 6 बजे, सलाद आपने खाया 6 बजे, अब इस सलाद को जूस को पचाने में 3 से 4 घंटे लगेगा। 6 बजे आपने जूस लिया है, अब 6 बजे आपने सलाद लिया है, अब 3 घंटे पचाने का मतलब 9 बजे, तो 9 या 10 बजे आपको सोने जाना है। अब आपको कुछ खाना पीना नहीं। सोते समय अगर आपको प्यास लगी है तो आधा गिलास गुनगुना आप पानी पी सकते हैं, आधा गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। अब आपने खाना कब खाया था 10 बजे, अब आपको सो जाना है, 10 से 11 बजे सो जाना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब फिर सुबह उठ करके आपको योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करना है, जैसे हमने बताया ये प्रक्रिया करना है। अब इस बीच में अगर आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, तो दोस्तों आपको एनीमा लेना है। 1 हफ्ते तक लगातार पानी का एनीमिया लेना है, किसी और का एनीमा नहीं, सिर्फ पानी का एनीमा लेकर के आप अपने आंतों की सफाई करना। ये पानी का एनीमा आपको कुछ नहीं करना। आपके जो आसपास में निजी डॉक्टर हैं, यानी जो निजी प्रैक्टिशनर हैं दोस्तों, हर एक चौराहे पे 1-2 निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, या आपके पास कोई कंपाउंडर नर्स, किसी के माध्यम से दोस्तों आप एनीमा वाला पानी ले लीजिए 1 हफ्ते लगातार। 1 हफ्ते के बाद क्या करना है, हफ्ते में 1 बार एनीमा वाला पानी, फिर उसके बाद 15 दिन पे 1 बार एनीमा वाला पानी, फिर महीने में 2 बार एनीमा वाला पानी। ये पानी आप लेंगे तो इससे आंतों की सफाई हो जाएगी, इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। ये आप कर सकते हैं, अगर कर सकें तो अच्छी बात है। तो दोस्तों इस ढंग से आपको इस तरह से 16 घंटे का उपवास हो गया। आपने खाना कब खाया, सुबह में 10 बजे खाया, फिर खाना आप कब खा रहे हैं, सुबह में, फिर 10 बजे अगले दिन खा रहे हैं, यानी खाना आप 24 घंटे में 1 बार ले रहे हैं, 1 बार सलाद ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कितने दिन तक करना है, आप 3 महीना करके देखिए। पहली प्रक्रिया 28 दिन में आपके सामने रिजल्ट आएगा। दोस्तों खून की जांच आप कराते रहिएगा, शुगर का लेवल आपका कितना है, कितना घटा, कितना बढ़ा, कैसे क्या हुआ, इसको 1-1 महीने पे आप चेक कराते रहेंगे तो आप देखेंगे जो आप दवा ले रहे हैं वो दवा धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ये प्रक्रिया आपको करने के लिए आपको दवा छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप दवा के साथ इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और डॉक्टर से बता के कर सकते हैं। सर मैं इसके साथ लौकी का जूस ले रहा हूं, सर मैं इसके साथ आप
खाना ऐसे खा रहा हूं, मैं इसका सलाद का प्रयोग कर रहा हूं और कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर रहे हैं। ये डॉक्टर को आप बता सकते हैं, उनकी निगरानी में ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो आप ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं, वो दवा धीरे धीरे कुछ ही दिनों में दवा कम हो जाएगी और आने वाले कुछ दिनों में आपकी दवा छूट जाए। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया को अपना करके आप अपने ब्लड शुगर को जड़ से ठीक कर सकते हैं।